This is Vinay, and today I'm very excited to speak to you guys as we host first podcast of the UPSC show. So the idea of the show came, I think, a month back when we wanted to share, regular updates, and when we saw that a lot of the students were joining from different parts of the country. So while we have done some offline session, we were unable to meaningfully engage with the students who are, different parts of the country. So we thought, how can we engage with them? So that's how we came up with the idea that we should do a podcast and probably at times, webcast where we can speak to the students from different parts of the country. We can, share the knowledge we have, and we can also address their queries. So before we begin with the podcast, I would like to introduce, the UPSC, Jamia UPSC Society, briefly introduce for the benefit of those who have joined us recently. So we are a group of toppers and alumni from Jamia UPSC, and we set up the society uh, because we wanted to share whatever we have learned from the RCA over the years. And then a lot more people have joined up, and today I think we have more than 10 members who are either in the service or who have appeared in interview. And these people are not only uh, sharing their knowledge, but also addressing the student queries on the group. So rather than taking more time, now I will hand it over to to Dave, who is going to be today's host. So over to you, Dave. Good evening, everyone. As sir has said, I would like to say add into something that कि 10 members जो उन्होंने बताया 10 से ज़्यादा, इससे कई ज़्यादा इसके बैक एंड पे हैं, जो फ्रंट एंड पे नहीं है, जो जामिया यूपीएससी सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो इस सेशन का मेन आइडिया ये था कि कई बार हमने देखा ग्रुप पे बहुत सारी क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो समटाइम्स उसको टेक्स्ट में मतलब मैसेज करके उसे एड्रेस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और कई बार सेम सेम क्वेश्चंस बार-बार आ रहे हैं, क्योंकि पहले एड्रेस किए जा चुके हैं ऑलरेडी। तो एक ये भी बताना कि कैसे वो होता क्या है कि एस्पिरेंट बिना सर्च किए हुए टेलीग्राम ग्रुप में और वो क्वेश्चन डाल देता है। तो एक तो ये था कि आप पहले सर्च करें ऊपर जाके। कीवर्ड्स है, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी है, या क्वेश्चन आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग सर्च करें चैट पे। तो आप चैट पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएँगे बहुत सारे आंसर्स एडमिन्स ने बहुत सारे रिप्लाइज़ कर रखे होंगे। 3,500 से ज़्यादा मैसेजेस हैं और उनमें से करीब 700 से 800 ग्रुप एडमिन्स ने किए हुए हैं। तो आपको कई सारे आंसर्स तो वहीं मिल जाएँगे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि कई चीज़ों के आंसर्स मैसेजेस में नहीं किए जा सकते, तो उसका एक इंटरैक्टिव सेशन जहाँ पे आप लोग अपने-अपने सवाल पूछेंगे और जो सवाल पूछे जा चुके हैं ग्रुप में, वो मैं एज़ अ होस्ट एज़ अ मॉडरेटर मैं पूछूँगा और सर जो हैं, जो भी अवेलेबल सर हैं अभी वीडियो चैट पे, तो वो उसके आंसर करेंगे। ठीक है? सो आई गेस देयर आर इनफ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। आई वुड लाइक टू टेक few questions which I have gone through from the aspirants point of view. तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं या फर्स्ट ईयर के अंदर हैं अभी। लाइक वन ऑफ द एस्पिरेंट हैव सेड रेस्पेक्टिव एडमिन, आई स्टडी इन क्लास 11th एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन यूपीएससी, प्लीज़ गाइड मी। सो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं, फर्स्ट ईयर में है, 11th-12th में है, वो लोग कैसे अपना स्टार्ट करें? सो आई वुड लाइक टू address the same question to Masoom sir. Masoom sir, are you there? Please address this query. Uh, Hello everyone. ये जो क्वेश्चन है कि जो स्टार्टिंग में जो बिगिनिंग वाले बच्चे हैं कैसे करें क्या करें। देखिए खास करके जो पहले जो सबसे स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर के हैं या फिर सेकंड ईयर के हैं, उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता कि स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो होता क्या है कि वो अलग अलग जो परसेप्शन है उसके बीच पे वो स्टार्ट कर देते हैं। कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो, कोई बोलता है कि मतलब बुक पढ़ो। तो जैसे आज ही मेरे पास एक बच्ची आई थी, तो वो बिगनर थी बिल्कुल, बट वो सीधा स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर चुका था, मतलब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ये तरीका सही नहीं होता। कोई भी अगर बिगनर होता है, खास करके कोई भी हो एक्चुअली, तो मेरे हिसाब से अगर जैसे मेरा ओपिनियन लें, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप यू शुड नो द आंसर कि व्हाई यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप आएँ और किसी ने बोल दिया तैयारी स्टार्ट कर दें। इससे होता क्या है कि आप किसी के बोलने की वजह से या फिर आस-पास को देख के स्टार्ट करते हैं, तो आपका मोटिवेशन बहुत कमज़ोर होता है एक्चुअली। और फिर आप सक्स वो चीज़ जो होती है, वो जो आप करना चाहते हैं, लाइक यूपीएससी क्वालिफाई, वो नहीं जनरली हो पाता इन लॉन्ग टर्म देखें तो। और दूसरी बात है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले जैसे मेरा अपना एक तजुर्बा है और जो भी मैंने देखा है आस-पास जो लोग क्वालिफाई करते हैं, आई हैव सीन दैट
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस ही नहीं पता होता और आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आप मतलब कैसे, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे पता चलेगा? तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, सिलेबस के थ्रू आप जाएँ, बहुत डिटेल्ड तरीके से। आप उसका प्रिंट आउट निकालें, आप उसकी जो जितने स्मॉल पार्ट्स हैं या जो सब हेडिंग्स है सिलेबस की, उसको अच्छी तरह से याद करें और कोशिश करें कि आपको समझ में आए कि ये सिलेबस मतलब क्या पूछना चाहता है, पहली चीज़। उसके बाद आप यूपीएससी की पीवाईक्यूज़ को देखें, पास्ट ईयर पेपर्स जो होते हैं, क्वेश्चन्स होते हैं, उनको देख के समझने की कोशिश करें कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पैटर्न कैसा है। लाइक अचानक से ऐसा ना हो कि भई ये यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। जनरली ऐसा होता नहीं है कि वो क्वेश्चन अचानक से कहीं से वो आ जाएँ। होता क्या है कि यूपीएससी का एक सेट आज का जैसे 2023 का पेपर देखिए, तो वो सबसे आई विल से कि सबसे ज़्यादा टफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न था वो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने काउंट करे थे बैठ के, अराउंड 60 प्लस क्वेश्चंस ऐसे थे, जिसमें वो ऑप्शंस वाले थे कि ओनली 2 और ओनली 3 प्लस दूसरा मिला के वो रीज़न और असर्शंस वाले थे। तो ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कट ऑफ जो इस बार अगर आएगी एग्ज़ाम के बाद, तो इट विल बी अराउंड 75 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी। ये जो मुझे लगता है। तो एक चीज़ ये चीज़ पैटर्न पता चलता है पीवाईक्यू देखने के बाद, और दूसरा आपको ये पता चलता है कि कौन-सा एरिया सिग्निफिकेंट पार्ट है जो सिलेबस में आपको कवर करना चाहिए पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे केस में अगर देखें कि आपके पास 1 घंटा है और आपको लक्ष्मीकांत में कुछ पढ़ना है, तो मैं सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ूँगा वो पार्लियामेंट पढ़ूँगा। क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा चैप्टर है जो उसकी अगर समझ होगी, तो बहुत सारी चीज़ अपने आप ही कवर हो जाते हैं। जैसे कि इमरजेंसी प्रोविज़न्स हो या फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस की काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट आपके जो लॉ जो प्रोसेस है, जो लॉ का कैसे लॉ बनता है, क्या होता है, कुछ भी। सबसे पहला मेरा ये होगा। और दूसरा फंडामेंटल राइट होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आई विल गो ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट, ठीक है? तो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, वो आपको पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू के थ्रू जाएँगे। तो जो नए बिगिनर्स हैं इसको करें। फिर थर्ड उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाएँ। एनसीईआरटी में भी वो चीज़ें आप जब ये दोनों कर चुके होंगे, सिलेबस और पीवाईक्यू, तो आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है वो बहुत आराम से पता चल जाएगा। फिर एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, सर वो यहाँ करें। पे आप पीवाईक्यू करने का मतलब आपका ये है कि पीवाईक्यू को देख लें, उसको सॉल्व ना करें, राइट? नहीं, मैं इस बात से एग्री मतलब नहीं करता। मतलब मैं मानता हूँ कि जो बिगिनर्स होंगे उनको नहीं आता होगा, बट एटलीस्ट वो चाहें कि ये कोशिश ये करें कि ये क्वेश्चन उसका सही आंसर क्या है, और उसको बाद में वो दोबारा जब एक बार जब एनसीईआरटी वगैरह कर लेंगे, तो दोबारा लौट के पीवाईक्यू पे आएँ। क्योंकि आप देखेंगे तो हम ये नहीं बोल सकते कि उनको आना चाहिए, ठीक है? तो दे शुड, लाइक मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 1978 से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इतना फ़ायदा होता है कि आप सोच नहीं सकते कि लाइक जब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो मुझे लगता था अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाऊँगा। मतलब कुछ लोगों ने बोला था फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे टाइम पास के लिए होता है। मैंने पढ़ा बहुत था, मतलब मैंने पूरी बुक्स पढ़ी थी, पूरे टेस्ट सॉल्व किए थे और करीबन-करीबन मैं 100 टेस्ट सीरीज़ करी होगी मैंने, 100। तो जब मैं पेपर में बैठा था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 81 क्वेश्चंस किए थे जीएस में, और आई स्कोर्ड लाइक 143 इन जीएस 1, क्योंकि मेरे 81 में से 73 सही थे। मतलब स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा था मेरा। और उसका रीज़न था, उस टाइम तो मुझे समझ भी नहीं थी कि भाई कैसे मतलब ट्रिक क्या होता है, क्या होता है? उसका रीज़न कहीं न कहीं यूपीएससी के पीवाईक्यू करने का था। उसको करने की वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा एक पैटर्न जो होता है मेरे हैंड और माइंड का ना कोऑर्डिनेशन टाइप का हो गया था। लाइक आई गेट फीलिंग कि आंसर कौन सा सही हो सकता है, ऐसा होने लग जाता है। दिस इज़ लाइक जो मुझे कहना है, जो बिगिनर्स के लिए। उसके बाद बुक्स पे जाएँ। बुक्स पे बिल्कुल इवन एनसीईआरटी पढ़ने से पहले भी कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, वो करें। यू विल फील गुड, देन गो ऑन दैट एनसीईआरटी, देन गो ऑन स्टैंडर्ड बुक्स लास्टली, और बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ें। ये हो गया मेरी तरफ से आंसर इसका। अ, कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि उनको आंसर लिखने में मतलब स्टार्टिंग में बहुत हिचकिचाहट या जो बोलते हैं कि घबराहट से या नहीं लिखना चाहते हैं, एक इनर्शिया है आंसर राइटिंग को लेकर। तो क्योंकि उनको लगता है मोस्टली कि वो एक बार पहले पढ़ ले उसके बाद लिखें। तो मुकर्रम सर, इफ़ यू आर अवेलेबल, आप सर ये बताएं कि कैसे एक बिगनर जिसने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, तो वो कैसे आंसर राइटिंग की तरफ जाए? Good evening, everybody. Can you hear all? Thank you, Dev sir. आंसर राइटिंग के बारे में एक्चुअली लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे और न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन के हुआ था, उस दौरान भी मैंने एक बात कही, तभी भी आई ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं बस ये कहूँगा कि जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं, आपने कोई बेसिक टॉपिक भी लिया, मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, और जितना समझ में आया उतने के बेसिस पे ही आपने देखा कोई फंडामेंटल राइट्स पे यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ। डोंट डिले योरसेल्फ, डोंट थिंक दैट वंस यू विल गेट थ्रू द एंटायर सिलेबस and then you will start answer writing. That is one of the major flaws that majority of the UPSC aspirants do. हमने भी की होगी जब हम शुरुआत में थे। तो आई वुड वांट कि अगर आपने आज एक टॉपिक किया ना, आप एक टॉपिक के बाद एक भी आंसर लिखिए कम से कम, लेकिन लिखिए। आप ये मत सोचिए कि पूरी टॉपिक अभी मुझे सर बहुत अच्छे समझ ही नहीं आई है, और अगर समझ नहीं आएगी तो मैं रिकॉल तो करने की बात और भी बात की है। आप रिकॉल थोड़ा कर लीजिए। आपको थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए मैं एक दो चीज़ बता सकता हूँ
कि अगर कोई फंडामेंटल राइट, सपोज हमने एग्जांपल लिया, उसको आपने पढ़ा, 1 दिन पहले पढ़ा या 2 दिन पहले पढ़ा, और आज आपका मन है कि आप उस पर लिखना चाह रहे हैं, तो आपको मान लीजिए शाम में 5 बजे का आंसर लिखना, आप 4:30 पे या 4 PM पे शाम में एक बार उस टॉपिक को देख लीजिए, कोई बात नहीं, गिविंग अ लीवे टू यू बिकॉज यू आर वेरी बिगिनर सपोज, राइट। आप उसके बाद लिखे, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ इस बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं और मासूम भाई इस बारे में बात कर रहे थे ना, इवन मासूम भाई अग्रीड टू द फैक्ट के बहुत कम कंटेंट के साथ एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है अगर आप आंसर्स लिखते हैं तो। और अगर आप आंसर्स नहीं लिखते हैं तो आपके पास बहुत सारा ढेर सारा कंटेंट होगा, लेकिन आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे शायद। तो आप अपने आप को एक अच्छा आंसर लिखने वाला बनाइए, instead of getting into too much of content. I'm not saying that you do not have to build content, you have to build, but content creation or content development is something that takes its own time. आप जो काम 1 साल में होना, आप उसको 2 महीने में नहीं कर सकते हो। ब्रेन मेमोरी कह लीजिए, चाहे आप ह्यूमन लिमिटेशन समझ लीजिए, जो 1 साल का काम वो 1 साल में होगा, बहुत इंटेलिजेंट होंगे 11 महीने में कर लेंगे, लेकिन 2 महीने में नहीं होगा वो काम। तो कंटेंट बिल्डिंग अपनी जगह होता रहेगा, आप उस 11 महीने या 12 महीने आप वेट ना करें, कीप राइटिंग, राइट आंसर्स। ऑल आवर टीम हैज़ बीन ट्राइंग सो हार्ड टू रिप्लाई टू मेजोरिटी ऑफ योर आंसर्स। हम फीडबैक भी देने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% कर पा रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट इवन इन द कमिंग डेज। सो जो एक हेजिटेशन है आपको ज़रूर होगी, अगर मैं अभी खुद आंसर लिखने बैठ जाऊँ अचानक से, तो पहले दिन हेजिटेशन होती है, एंड दिस इज़ वेरी ब्रूट ऑनेस्ट थिंग दैट आई एम शेयरिंग विद यू। लेकिन आपको शुरू करिए, आप 3 दिन लिखिए, चौथे दिन आपको हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, और 1 हफ्ता लिखने के बाद आपको यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दिस एक्सरसाइज ऑफ आंसर राइटिंग। और 1 महीने बाद आपको एक कंफर्ट आने लगेगा, आप समझने लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है, 5 लाइन लिख दिए, इंट्रोडक्शन हो गया, अभी जल्दी से मुझे मेन जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन उस पर चलना। तो इसको एक्चुअल में मेंटर के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये करना आपको पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट इट, वंस यू स्टार्ट वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द राइट फीडबैक, एंड वी विल ट्राई टू गो फॉर अ कंप्लीट फॉलो अप। आपको चेक करते रहेंगे बराबर, एंड वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। सो 2 चीज़ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्रिस में, कि आप लिखना शुरू कीजिए, ये मत वेट कीजिए कि पहले आप कंटेंट डेवलपमेंट करेंगे, नहीं, आप शुरू कर दीजिए लिखना, थोड़ा लिखिए, छोटा लिखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं जो पूरी बात का ही समरी है वो ये है, that you can write a decent or in fact a good answer even with a very little content or knowledge about the topic, but for that you need to write regularly. तो मैं चाहता हूँ that पहले ही दिन से आप लिखना शुरू करें। That is something from my side. I want Dev sir to proceed. थैंक यू, मैं थैंक यू इसमें थोड़ा सर। ऐड करना चाहूँगा। जी सर। देखिए, जो बिगिनर्स होते हैं खास करके, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डर होता है मतलब आंसर लिखने का। मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे काफ़ी अच्छे-अच्छे दोस्त हैं जिनके कंटेंट बहुत अच्छा है, बट वो आज भी आंसर लिखने से ऐसे काँपते हैं जैसे मतलब कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग, तो मैं जब छठी क्लास का एनसीईआरटी भी पढ़ता था, तो उसके पीछे के जो क्वेश्चंस होते थे ना, इवन आई स्टार्टेड विद ट्रू फॉल्स, मतलब कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, उसको भी मैं लिख-लिख के करता था। और जो 30 वर्ड्स के आंसर होते हैं, उनको भी लिखता था। तो आप बिल्कुल वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप स्टार्ट करें एक्चुअली। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो वो आज जो स्थिति है आपकी, वो 1 साल बाद भी सेम रहेगी। तो डू स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि होता क्या है ना कि यू डोंट डू द थिंग्स इन द वन डे एक्चुअली। यू डू मतलब आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप करते-करते ही सीखते हैं। इवन मुझे आज भी याद है कि क्लास 12th में एक जो पहला चैप्टर था, आई थिंक पॉपुलेशन था और अर्बनाइजेशन के ऊपर था। तो उसके ऊपर मैं मतलब जो मैंने क्वेश्चन लिखा था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, तो और व्हाई लाइक कि माइग्रेशन क्यों होता है। तो उसमें मुझे याद है कि मैंने जब लिखा था उसको 15 दिन के बाद जब दोबारा देखा था मैंने, तो मुझे खुद ही फील हो रहा था कितना गंदा लिखा था मैंने। तो आप खुद लिखें स्टार्टिंग में और खुद देखने की कोशिश करें। आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देखेंगे ना, तो फील करेंगे कि भई आप क्या लिख रहे थे। तो इट विल हेल्प यू, ठीक है? तो स्टार्ट कीजिए, चाहे कुछ भी स्टार्ट करें आप। दैट्स ऑल, ठीक है? थैंक यू सर। जो एनसीईआरटीज़ के पीछे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से शायद स्टार्ट कर सकते हैं, सर का मानना ये भी है। दूसरा कुछ तरह की क्वेरीज थी कि सर पीवाईक्यूज़ को लेकर इम्पोर्टेंस की थोड़ी क्वेरीज थी। अगर अमीषा मैम यहाँ पे हैं, तो अमीषा मैम प्लीज़ पीवाईक्यूज़ के इम्पोर्टेंस पे थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को कितना इम्पोर्टेंट है। So right, let's talk about PYQs. होता यह है कि many a times UPSC has a tendency to repeat, if not the entire question. Sometimes the entire question is repeated. For example, एक question था, which of the following places are associated with the lives of Gautam Buddha? This question has been exactly repeated in prelims alongside options. So ऐसा rare है, बट यूपीएससी हैज़ अ टेंडेंसी टू रिपीट इट्स ऑप्शंस। सो जो ये होता है कि हम लोग पीवाईक्यू देखते हैं, हम लोग बहुत सुपरफिशियली देखते हैं, ठीक है ये क्वेश्चन पूछा, ये आंसर है, डन, आगे बढ़ते हैं।
rather than that, I think Masoom sir would also agree with me on this कि जब भी आप कोई question करते हैं, you have to look at the question, you have to look at each and every option, and then you have to go ahead with what's going on, and that's only for prelims. When it comes to mains, like I said कि possible है कि exact question repeat ना होते हैं बहुत rare cases में, but पॉसिबिलिटी कम है कि एग्जैक्टली रिपीट ना हो, बट एक थीम होता है जो डेफिनेटली रिपीट होता है बार बार. सो फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में आप एक थीम ले लो, इंक्लूसिव ग्रोथ. मेंस में आप जब देखेंगे आपको क्वेश्चंस आएंगे, पिछले 10 साल में एटलीस्ट 6 बार इंक्लूसिव ग्रोथ हैज बीन समवेयर इन द क्वेश्चंस ऑफ GS3. सो व्हाट माय पॉइंट हियर इज दैट कि हम पीवाईक्यू को लाइटली ले ही नहीं सकते, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो. पीवाईक्यू शोज अस द डायरेक्शन. PYQ also sometimes gives us ready-made food. जैसे आप मैगी उठा के बना के फटाक से खा लेते हो. PYQ is like that. It's a ready-made food for your preparation. Take a PYQ, solve it, go thoroughly through it, and then you go ahead with your preparation. And this has to be side by side. जैसे आपको आज टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक पे क्या PYQ है ये आप ऑलरेडी देखो. Because if you miss that, then possibly आपको बाद में याद आए ना आए. What happens is that जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो और उस पर क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपको इमीडिएटली समझेगा कि अच्छा इस टॉपिक पे यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है. सो दैट्स हाउ यू नो यू कैन कनेक्ट. सो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक था इन दिस बुक, शंकर IAS की एनवायरनमेंट की जो बुक है, उसमें एक टॉपिक था बीज के ऊपर. दे टॉक्ड अबाउट कॉलोनी कोलैप्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो उसमें देयर इज अ अंडरलाइंग थिंग कि हाँ, बीज का मैकेनिज्म जब खराब हो जाता है तब देयर इज अ कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर. बट इसी चीज पे यूपीएससी ने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज द वॉबल डांस. सो या यू नीड टू फोकस ऑन नॉट जस्ट योर बुक्स बट योर PYQs देख के समझ में आएगा कि बुक्स में से क्या पढ़ना है. ओके सर, अप टू यू. Amisha, ma'am. Dev, I would like to add something on this also. I totally agree with Amisha, जो उन्होंने बोला अभी कि ऐसा पैटर्न है जो क्वेश्चन से रिपीट होते हैं. लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस, द यूपीएससी के पीवाईक्यू करने का मतलब सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंस क्या है कि यू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑन द कॉग्निटिव लेवल. मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब आप एक बार तो समझ में आ रहा है कि रिपीट हो रहा है, इसके अलावा आप समझ पाते यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, हाउ यूपीएससी डू द थिंग्स, कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्यों पूछते हैं, और किस टाइप की चीज़ें सही होती है और किस टाइप की चीज़ें गलत होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझे यूपीएससी का माइंडसेट को, तो यूपीएससी क्या करता है ना, जो कॉमन परसेप्शन होता है कि जिसको आप मान के चलते कि ऐसा होगा, वो उसको यूज करता है. बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है, हर बार लगभग मैं बोलूंगा कि कई बार हर साल के पेपर में ऐसा ना ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको वो यूज करते हैं और आपको गलत कराने के लिए. मैं आपको 2-3 एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा. एक तो एग्जांपल आप देखेंगे 2016 या 17 के पेपर में था, आई थिंक देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन था कि विच ऑफ द मतलब किस स्टेट में इनलैंड पोर्ट बन रहा है. ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे. एक मतलब मोस्टली जो ऑप्शन थे कहीं ना कहीं रिवर जो कोस्टल स्टेट थे और जहाँ पे मेजर रिवर थी, बट एक स्टेट था राजस्थान उसमें. बट करेक्ट आंसर राजस्थान था. कोई भी कॉमनली सोचेगा ना इनलैंड पोर्ट बना रहे हैं, कहीं पानी होना चाहिए या फिर पोर्ट या फिर कोस्टल एरिया होना चाहिए. तो यूपी ऐसा ही होता है. यूपीएससी आप समझते हैं कि आप इस तरह से सोच रहे हैं, बट यूपीएससी इस तरह से सोच रहा होता है कि जो कॉमन परसेप्शन है उससे उल्टा चीजें होती हैं. दैट वाज द करेक्ट आंसर. राजस्थान वाज द करेक्ट आंसर. इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि आयरन ओर, एक क्वेश्चन था आयरन ओर के ऊपर, 2018-19 के प्रीलिम्स में था. 2-3 ऑप्शन थे, 1 2 3, और उसमें 2 ऑप्शन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक नॉट करेक्ट. ठीक है, करेक्ट पूछा था. तो उसमें एक कुछ क्वेश्चन था मतलब कि गोल्ड इज नॉट फाउंड इन लाइक इन द नियर बाय एरिया ऑफ कर्नाटक, ऐसा कुछ था. और 2 एरिया और था, और एक ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था कि आयरन ओर इज फाउंड इन राजस्थान. ठीक है, तो आप कॉमनली सोचते हैं ना कि हम लोग जब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं तो लोग क्या होता है कि भाई आयरन ओर को मान के चलते हैं यार यहाँ तो नहीं होगा राजस्थान में. बट इवन इन दैट केस ऑल्सो राजस्थान वाज द करेक्ट आंसर. तो आप इस कॉग्निटिव, ये सेकंड एग्जांपल है. थर्ड एग्जांपल में बताता हूँ जो मैंने अक्सर यूज भी किया हुआ कहीं पर, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर 2016 में क्वेश्चन था प्री में कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर द पार्ट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स. उसमें 4 गैस थे, उसमें से एक ऑप्शन नहीं था, एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड वाज नॉट द पार्ट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स. और कॉमनली हम सोचेंगे क्या कि यार एयर क्वालिटी इंडेक्स जब निकाल रहे हैं, हम बात करते रहते हैं बार बार क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं होगा. बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो वो उसको गलत करेगा. तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी तो मैंने एज्यूम किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो नहीं होगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि पता पढ़ते वक्त मैं नोट्स बनाते वक्त सिर्फ यही याद रखा था कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि यूपीएससी उसी को यूज करेगा, 100% उसी को यूज करेगा. तो दैट इज द कॉग्निटिव लेवल पे चीजों को आप समझ पाते हैं कि यूपीएससी किस तरह से सोचता है, पैटर्न क्या है, अप्रोच क्या है. आप उससे आप बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, नहीं भी आते हुए आप आंसर तक पहुंच जाते हैं. ये इसका इंपॉर्टेंस है. दैट्स ऑल. थैंक यू सर. सर थोड़ी देर बाद हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस लेंगे, जो जो अपने हैंड रेज करेगा. उसका एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा जो ग्रुप पे डाला था किसी स्टूडेंट ने कि सर आई एम प्रिपेयरिंग सिंस 2020 एंड आई कुडंट क्लियर इवन पीटी टिल नाउ.
In prelims this year, I failed miserably. So, sir, like ऐसे students के लिए, Vinay sir, please tell something who are failing again and again. There must be some reason. And what do you think? What should be done? Uh, Failing in, I would say, prelims. This if you fail once, I can understand that it's a tough examination. You may be nervous and everything. But you are failing again and again. You need to really आपको उसको बहुत डिटेल में एनालाइज करना होगा। ठीक है, इसके कई रीजन, जो पॉसिबल रीजन जो मुझे समझ में आए हैं वो ये होते हैं। उनमें से ये हो सकता है कि जैसे आपने चलिए बुक्स तो पढ़ ली, ठीक है, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्या होगा कि यूपीएससी का एग्जाम में आपके अंदर यू हैव सो मच प्रेशर एंड द क्वेश्चंस आर ऑलवेज चेकिंग द लॉजिक, दे चेकिंग योर एनालिटिकल एबिलिटीज आल्सो, यू मे फेल विद दैट, राइट। सो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिमिलर पैटर्न पे होते हैं, उसके बावजूद आप फेल हो सकते हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि मतलब पढ़ना पढ़ना मतलब इट हैज टू बी नॉट जस्ट लर्निंग, इट हैज टू बी इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग में कई चीजें होती हैं कि पहले देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है, फिर आपने वो कॉन्सेप्ट के रिवीजन के लिए नोट्स भी बना ले, ठीक है, फिर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए, ठीक है, फिर आपने एग्जाम की कंडीशन में बैठ के सिमुलेशन किया उस एग्जाम का। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे, ठीक है, आपको प्रीलिम्स में इशू होगा। ठीक है, सो आई कैन टेल यू, एक बार मैं प्रीलिम्स फेल हुआ था, उसके बाद मैंने क्या किया था कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लगभग हर सब्जेक्ट के जो भी है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इनके मैंने 5-5 हजार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है ना वो एक बार गलत होता है। ठीक है, तो उसको उसका सबसे अच्छा तरीका ये है आप उसको एग्जाम के पहले ही गलत कर लो। जब आपने ज्यादातर सब्जेक्ट्स उस क्वेश्चन के उस सब्जेक्ट के सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, ठीक है, ज्योग्राफी भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्वेश्चन तो जो इंपॉर्टेंट चीजें उस पर ही पूछे जाएंगे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले भी कवर किए हैं, तो क्यों ना हम उनको पहले ही सॉल्व कर लें। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए मैं एटलीस्ट ये आपको श्योर देना चाहता हूँ कि आप अगर आपने प्रीलिम्स 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप आपके मतलब आपने पढ़ा तो होगा। ठीक है, पहली ये चीज इंश्योर कर लें कि आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है, रिवीजन आपको बार बार उन्हीं से करना है। उसके बाद आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करें, जैसा कि अभी बाकी सर ने और मैडम ने मेंशन किया, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करें, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करें, और उन जो भी आपको लगता है ना जहां पे भी आपको क्वेश्चन गलत हुआ था, मतलब आपको प्रीवियस, स्पेशली प्रीवियस ईयर, वो सारे अपने नोट्स में ऐड कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप एटलीस्ट जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, जो स्टैटिक है, स्टैटिक पे आपका प्रीलिम्स के, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक गलती, जैसे एक गलती लोग ये भी करते हैं कि करंट अफेयर बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स का जो मेन सीक्रेट, मतलब सीक्रेट सॉस तो नहीं बोलना चाहिए, बट जो उसकी मेन ये है कि स्टैटिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपको प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होगी। और उस चीज के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के नोट्स बनाने, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और नोट्स, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि फिर आप एग्जाम में शॉक नहीं होंगे। ठीक है, सरप्राइज तो हमेशा एलिमेंट रहेगा यूपीएससी में, क्योंकि नए क्वेश्चन दिए जाते हैं, नया पैटर्न दिया जाता है वो चेक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कट ऑफ कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी एडवाइस यही है, प्रीलिम्स के लिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, नोट्स बनाएं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें एज मच एज यू कैन, एंड दैट विल इंश्योर कि आपका जीएस निकल जाएगा। सी साइड के लिए मैं बोलूंगा कि पहले सी साइड इतना टफ नहीं होता था, बट इट्स इंक्रीजिंगली टफ। तो इसीलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप प्रीलिम्स में इशू फेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 महीने, मतलब 2-3 महीने, 3 महीने पहले से ही सी साइड की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगा कि जिस आपको जैसे 24 में पेयर रहा हूँ, तो जनवरी से प्रीलिम्स का फोकस थोड़ा सा बढ़ा दें, मेंस का फोकस धीरे धीरे कम करते करते मैं बोलूंगा कि प्रॉब्ली फेब एंड तक या मार्च में आप मेंस को थोड़ा सा पीछे कर दें और प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, फोकस करें। आई होप दिस Thank you. विल हेल्प योर। तो सर का मेनली बोलना यही था कि स्टैटिक स्ट्रांग रखिए, पीवाईक्यूज इन सब पे होल्ड रखें, और सिमुलेशन एंड एग्जाम एनवायरनमेंट में जो सिमुलेशन होता है, जैसा मॉक टेस्ट जो हम लोग लिखते हैं, जो गलती हम एग्जाम में करने वाले हैं वो गलती हम और एक पहले और ही चीज आई वुड लाइक टू ऐड विद विनय, दैट कई बार क्या होता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना टेस्ट पेपर, तो हम लोग बस सही होता है गलत होता है उसको एनालाइज नहीं करते हैं। जैसे मेरे केस में बताऊं, जैसे मेरी स्टैटिक बहुत अच्छी है और मेरी बहुत फायदा होता था इस चीज़ का, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं टेस्ट सीरीज लगाता था तो मैं ये देखता था कि मैं जब सही कर रहा हूँ किसी क्वेश्चन को तुक्के में, तो सही क्यों कर रहा हूँ मैं, और गलत कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ गलत। तो मैं गलतियां कम करने की कोशिश करता था कि भाई ये मिनिमाइज करो, जितनी गलती हो पाए उतना अच्छा है। जितना आप ऐसे चीजें होती, कई बार क्या होता है ना, आप देखेंगे कि आप पहले मन में ये आता है ये आंसर सही है, फिर अचानक से दूसरे पे चले जाते हैं और वो गलत हो जाता है। जो आपके मन में पहला आया हुआ था वो जनरली सही होता है। तो आप ये सोचिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चीजें जो होती हैं
वो जनरली गलत नहीं होती है। तो पहले इस टाइप की चीज़ें जो होती है, हैबिट तो देखिए कि कंट्रोल करने की कोशिश करें आप लोग, गलत क्यों हो रहा है मेरा और सही क्यों हो रहा है। इस चीज़ को आप लिखते जाएँ और उन आदतों को कम करते जाएँ कि इसकी वजह से गलत हो रहा है और इसकी वजह से सही हो रहा है। तो प्लीज़ ये कोशिश करें आप। और एक दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप फेल क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, पैनिक नहीं करना एग्ज़ाम के बीच में। एकदम मतलब पूरे विश्वास के साथ पेपर को सॉल्व करें वहाँ पे, और पैनिक करेंगे तो फेल हो जाएँगे पक्का, बट बिना पैनिक करे आप आगे जा सकते हैं। कई बार पेपर हम लोग इसलिए फेल होते हैं, पैनिक करते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। चलिए। Okay, sir. Now we will take the questions from the candidates. Candidates are required to raise their hand. Unmute करने की कोशिश करेंगे तो I'll go by the alphabet. Please raise your hands. I'll start with Numan. I'm unmuting you. Please ask your question. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेंस का नोट बनाना चाहिए, बॉडी कंक्लूजन का बनाना चाहिए या फिर सिर्फ टॉपिक वाइज टॉपिक लिखे और नोट बना इस तरह है। देखिए, आपने ये बोला कि क्या इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऐड करना चाहिए, ऐसा कुछ बोला आपने? उनका कहना ये नहीं था नहीं कि सर, जैसे नोट्स नोट्स ना को नोट्स इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन आईबीसी के हिसाब से बनाए या नॉर्मल नोट्स के नहीं हिसाब से नहीं, बनाए ये शायद। नोट्स कभी भी ऐसे नहीं बनाया जाता इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, ठीक है। आप जब भी नोट्स बनाएं, आप सिलेबस उठाएं और सिलेबस में कोई टॉपिक है, उठा के आप देखिए कि उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देवा से लाइक मतलब मैंने कल भी इसको बताया था जब हमारा एक सेशन हुआ था। तो एक GS3 में एक सिलेबस है आपका, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, इंडस्ट्रीज, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो ऐसे में आप उस जो सबहेडिंग दी गई है उन्हीं के हिसाब से आप बनाएं। जैसे फूड प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा आपको डेटा होना चाहिए, हल्का सा डेटा होना चाहिए। किसी जैसे GS3 में कुछ बना रहे हैं तो जहाँ पे डेटा पॉसिबल है तो वहाँ पे कुछ डेटा बना डालिए कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे GDP में, या हमारे एम्प्लॉयमेंट में, या रूरल डेवलपमेंट में, या वुमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखें, जब माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो खास करके हमारे रूरल एरिया से बहुत सारे हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी रोल होता है उनका। तो सब कुछ डेटा लिख लें आप थोड़ा बहुत। उसके बाद स्कोप की बात करें तो स्कोप क्या हो सकता है उसका, तो स्कोप में आप जैसे जो हमने डेटा ऊपर लिखा है उसी फॉर्मेट में 3-4 वर्ड, ज़्यादा नहीं, 3-4 बहुत ज़्यादा होता है, 3-4 लाइन कर लें। एक लाइन सोशल पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, अदर वुमेन पर्सपेक्टिव से, ठीक है, या फिर ट्राइबल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि ट्राइबल एरियाज़ में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे वन धन योजना की बात करूँ मैं। वन धन योजना एक काफ़ी अच्छा स्कीम है, जैसे फूड प्रोसेसिंग का काम चल रहा है, तो वो पर्सपेक्टिव भी आप ला के थोड़ा-सा बात कर सकते हैं। उसके बाद अब स्कोप हो गया, फिर सिग्निफिकेंस की बात, अलग-अलग पर्सपेक्टिव से आप बात कर सकते हैं इसका, ठीक है, जो आपको लगता है। तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा 3-4 पॉइंट हर चीज़ पे लिख लें। नॉर्मल टॉपिक है तो नॉर्मल टॉपिक में मान लीजिए 4 पॉइंट प्लस में लिख लें, 4 पॉइंट माइनस में लिख लें, दैट इज एनफ। उसके अलावा आप थोड़ा सा जब बिगन स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज़, हो सकता है कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन यू कैन राइट कि ये इंट्रोडक्शन है, मतलब उसके बारे में। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आर्ट, कल्चर और लिटरेचर GS1 में है, तो आप मान लीजिए कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्ट की कुछ आर्ट बात कर रहे हैं, हरप्पन आर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, ये तो हरप्पन आर्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप तैयार कर सकते हैं हल्का फुल्का, ठीक है। फिर उसमें वेरियस आर्ट फॉर्म्स हैं उनके, चाहे वो वहाँ पर बीड्स इंडस्ट्रीज हैं, या फिर उनके सील्स बनते थे, या फिर वो जो वहाँ पे स्टैचूज बनते थे, तो उनके बारे में, या पोट्रीज हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप एक सब हेडिंग देखें कि सब हेडिंग एक पोट्री हो गया, स्टैचू हो गया, बीड्स हो गया, थोड़ा एक लाइन 2 लाइन लिख लें बस, और एग्जाम्पल एक लिख लें। एग्जाम्पल लिखना बहुत अच्छा होता है, जितना एग्जाम्पल लिखेंगे उतना अच्छा आंसर मिलेगा और मार्क्स भी उतने ही अच्छे होंगे। तो इस टाइप से 4 पॉइंट बना ले सिलेबस वाइज, बहुत हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि लोग इतना भी नहीं करते हैं, क्योंकि इतना करना भी आसान काम नहीं होता है। यस दैट्स ऑल। थैंक यू। Okay, Numan, your question is over. Next question by Anis Malik. हेलो, एम आई? हाँ, पूछिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मेरा ये था क्वेश्चन, मेरा पॉलिटी जो है कोचिंग में चल रहा है वो थोड़ा आगे चल रहा है, और मैं जो पढ़ रहा हूँ अभी अपने हिसाब से अपनी पेज से वो थोड़ा पीछे फंडामेंटल राइट पढ़ रहा हूँ, तो मतलब मेरा मैचअप नहीं हो पा रहा है, इसमें मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, इसको कैसे हैंडल करूँ? मुकर्रम सर, प्लीज आंसर। आपका जो क्लास में टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? सर वो तो अभी पार्लियामेंट चल रहा है। और आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं? यस सर। आप थोड़ा 2 तरीके से इसको डील कर सकते हैं। एक तो या तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, अभी आप अपना फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ते रहिए, और जो पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, आपको इशू नहीं आएगा कि कोई लिंक करने की ज़रूरत है, आप फिर भी समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। या फिर आप एक काम करते हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आपको मिलती हैं तो आप अपनी पेज से ही चलिए, क्लास की पेज को छोड़ दीजिए। आप रिकॉर्डेड क्लास अपने हिसाब से देखते रहिएगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स किया आपने, अगला आपका फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। यू विल बी लेट बाई अदर्स, but at least you will do it in your own way and you will be able to grasp and capture more things that you want. ठीक है? ओके सर। Okay, next person, Devashish. I have just gone through the previous year question of the GS4, sir.
Okay, and Okay. I'm very diligently reading the newspaper and try to collect whatever in the available which can be put it out in the ethics paper. Okay, but still after preparation of the note from the newspaper and whatever the gist available in the what I'm referring basically only IS and all. So after that also I'm not able to put the example properly, sir. Because I've just put 2-3 questions to the some platform, and then they tell that your example is wrong. So my example selection is wrong, sir. So how to All right. inculcate All that? right. I've got Vivi and Debash. I've got your question, and I'll tell you to follow 3 things. Okay. There are 3 reasons why this is happening, and therefore you need to follow all these 3 that I'm mentioning. Okay. First is Okay. whenever you are reading newspaper, wherever you find any incident that has happened, before you make a note of it with the perspective of GS4, try to analyze it and try to create as many perspectives as possible. ठीक है? Right. I was giving you an example कि आपको न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आपको किसी इवेंट जो आपने पढ़ा उसके सोचना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि ऑनलाइन गेमिंग में एक बच्चा इन्वॉल्व है और उसके फादर उसको मना करते हैं, तो बच्चा अपने बाप को ही मार देता है चाकू से। ठीक है, अब ये तो एक न्यूज़ है, लेकिन आपको सोचना है कि ऐसा क्या इवेंट हुआ, क्यों बच्चे ने मारा, इसकी इमोरलिटी क्या है, लीगल पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, आप सोचा कीजिए 5 से 10 मिनट उस टॉपिक पे रोज। ठीक है, तो धीरे धीरे यू विल डेवलप दैट बेंट ऑफ माइंड। फर्स्ट। सेकंड जब आप आंसर्स लिख रहे हैं और कोई प्लेटफॉर्म पे आपको बोल रहा है कि आपके आंसर्स बहुत रेलिवेंट नहीं है, तो उसकी वजह इसलिए ये हो सकती है मोस्ट लाइकली कि अभी आपने बहुत आंसर्स नहीं लिखे। मान लीजिए आपका जो एग्जांपल है वो बहुत क्लोजली एसोसिएट नहीं हो रहा जो टॉपिक में पूछा गया। ठीक है, हाँ, तो यस आप सर, यस सर। आप उसको लेकर बहुत वरीड मत रहिए। आप क्या करिए, आप और क्वेश्चंस लिखिए। कोई आप यू डोंट टेक द फीडबैक इन अ नेगेटिव मैनर, आप पॉजिटिवली लीजिए। और आप जब 1 महीना और लिखेंगे तो यू विल हैव more things, you will have examples that will be more relevant to the topic. 2 चीजें हो गई। थर्ड एंड द लास्ट थिंग, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने बताया सर मैं ओनली आईज भी पढ़ रहा हूँ, कुछ नोट्स भी बना रहा हूँ, कोई और बुक भी पढ़ रहा हूँ, मैं आपको अभी के लिए रिकमेंड करूंगा आप मल्टीपल सोर्सेज मत रखिए। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेज को पढ़ेंगे लेकिन रिकॉल एक को भी नहीं कर पाएंगे। अभी यू आर अ बिगिनर, गो थ्रू वन सोर्स ओनली एंड गो थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स। So these are the 3 things that you can follow, and hopefully according to my experience you will improve upon this GS4 also. I hope the question is addressed. Thank you. Thank you, Okay, sir. Our next candidate, Vishakha, please go ahead. So I have a couple of questions. First is regarding newspaper. So since 3-4 months, I'm following 2 websites, Civils Daily and Vajram and Ravi, to read the current affairs, and I'm very comfortable reading that instead of newspaper because it is taking a lot of my time. And I heard some of the toppers saying that if you don't read newspaper, then also it's okay. So what are your opinion on this strategy of mine? Second question Masum is sir. when Okay, we stop at first. Masum sir, please go ahead. हेलो विशाखा। yes sir. देखिए मुझे बाकी का तो नहीं पता बाकी टॉपर क्या बोलते हैं, बट आई ऑनेस्टली बिलीव कि न्यूज़पेपर इज वेरी मस्ट एक्चुअली। होता क्या है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट कि आप जाके कुछ रट के लिख देंगे। इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी एक्चुअली, इट्स ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ योर प्रिपरेशन। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से ये फायदा होता है कि यू नो द कंटेक्स्ट ऑफ द थिंग्स, यू नो हाउ द थिंग्स आर इवॉल्विंग। फॉर एग्जांपल जैसे G20 का अभी चल रहा है आपके यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर G20 होने वाला है। तो आप जो बोल रहे हैं जो साइट से आप पढ़ते हैं, जहाँ पर भी पढ़ते हैं आप उन साइट से आप पढ़ेंगे तो एक बहुत ही प्लेन और बहुत ही ड्राई कंटेंट होगा वो। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स होंगे उसको निकाल के उन्होंने लिख दिया होगा, तो वो आपको एक स्टोरी के फॉर्म में एक स्टोरी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इट्स ऑल वेरी रैंडम एक्चुअली। वो कई बार क्या होता है कि आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों बनाया। तो आप जब न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं ना, तो बिट बाय बिट आप स्टोरीज को कनेक्ट कर पाते हैं, फॉर्म कर पाते हो। कल को अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बहुत नहीं भी पता होता ना, तो आप अच्छी तरह लिख पाते हैं आंसर, क्योंकि यू नो द स्टोरी, देयर आर द थिंग्स इनसाइड यू एक्चुअली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप न्यूज़पेपर को छोड़ दें जो आप पढ़ रही हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट एक्चुअली। पर्सनली मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम यू कैन यूज सम मैगजीन लाइक मंथली मैगजीन, जिसको आप एंड में बस रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। बस मैं ये बोलूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ें और बेसिक नोट्स बनाएं। और अदरवाइज क्या होता है ना कि आप क्या होगा कि आपको लगेगा कि मैं यहाँ से टाइम सेव कर रही हूँ, बट इट विल कॉस्ट यू इन द लॉन्गर रन। मैं ये आई विल से दिस, ठीक है। And my second question is that what is the right time to join test series? Okay, What is the right time? To join test series. It depends on your preparation actually. Which test is PT or mains? Both sir. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पहली चीज वही कि आप टेस्ट सीरीज से देखिए। मेंस का तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा अभी कि हाँ, जब अनलेस एंड अनटिल आप बेसिक पढ़ के साथ साथ में लिखते रहें, जो बेसिक पीवाईक्यूज है एक्चुअली द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आर द पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज अगर आपने सही से कमांड कर रखा है देन यू शुड गो इन द टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपने पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज लिखना है,
देन यू गो फॉर द टेस्ट सीरीज। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज पे चले जाए। कोचिंग में जो बहुत से ऐसे हैं जो करीब तक भी नहीं पहुंच पाते यूपीएससी फॉर्म क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर रहा है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर लाइक एबल टू, मतलब जो कर पाते हैं ऐसा। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि अभी अगर आप बिगनर हैं तो नोट आप कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर सिंस मार्च एंडिंग। तो आप मार्च एंडिंग से कर रहे, तो आपने पीवाईक्यू देखा यूपीएससी का? करा, मतलब सॉल्व किया यस सर, डिटेल तरीके से? सॉल्व नहीं किया, पढ़ा है, मॉडल आंसर पढ़े, और अभी नहीं, जो ग्रुप कितने पर साल का क्वेश्चन पढ़ा आ रहे आपने? हैं वो आंसर कर रही हूँ। कितने साल का पढ़ा आपने? सिंस द पैटर्न है चेंज। व्हेन, लाइक तभी से, 2013? हाँ मेंस के तभी से, और वो प्री प्री का पढ़ा कब पढ़ा मुझे। किया आपने? प्री का बोल रहा हूँ मैं, प्री का कितना किया आपने, प्री कब से किया? प्री का मतलब ऊपर ऊपर से सिर्फ देख लिया। नहीं अभी होता प्री ऐसे। के आप ऊपर टेस्ट ऊपर से आपने देखा है और आप टेस्ट सीरीज करना चाहती हैं, दैट्स रॉन्ग एक्चुअली, दैट्स वेरी रॉन्ग अप्रोच। प्लीज पहले पीवाईक्यू करें, सही से करें, मेंस का भी पीवाईक्यू करें, देन गो फॉर द टेस्ट सीरीज Yes, unless it will cost money, time, and energy. एंड Okay, अटेंशन। next candidate, P.A. Davish, बोलिए. Yes. Good evening, sir. Good evening. Go ahead with Good your evening. question. सर आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर सर। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ सर कि अभी मतलब अगस्त सितंबर चल रहा है, तो जो 24 आ रहा है प्रीलिम, तो अगर अभी से मतलब स्टार्ट करना होगा तो क्या स्ट्रेटेजी हम रखें, मतलब कैसे हम प्रीलिम्स के लिए आज से प्रिपरेशन करें एज ए बिगनर सर, क्योंकि मेरा लॉ का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं 2024 के प्री में अपीयर हो जाऊँ। Okay. Mukarram sir, would you like to address this question? Dev sir, I can address that. Am I audible well? Yes sir. Yeah. Okay. देखिए ताबिश, सिंस यू हैव आस्क्ड कि सर 2024 में मैं अपीयर होना चाहता हूँ, मैं प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करूँ। हम वी आर टुडे ऑन द डेट September 4। आप प्लीज ये क्वेश्चन मत कीजिए कि मैं प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करूँ। अभी हमारे पास 8-9 महीना है, तो यू टॉक ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम, है ना जी से कि सर मुझे यूपीएससी कैसे निकालना, क्योंकि अभी अगर इवन फ्रॉम टुडे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तो हम आपको फेज्ड मैनर में बताएंगे। जैसे अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू कीजिए, आंसर लिखना शुरू कीजिए, ताकि एटलीस्ट आप 2.5-3 महीने कुछ आंसर्स लिख लें, अपना ऑप्शनल पढ़ लें, तो यू विल हैव सम एक्वेंटेंस विद द मेंस पार्ट आल्सो। अदरवाइज इफ आई टेल यू द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, दैट विल बी ऑफ नो यूज। ठीक है, December 31 आते आते थोड़ी आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली होंगी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली होंगी, ऑप्शनल पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, और आपने कुछ आंसर राइटिंग कर ली होगी। तो ये करने के बाद ऑलरेडी यू विल हैव सम कमांड ओवर प्रीलिम्स, एंड फ्रॉम January 1 आई कैन रिकमेंड यू टू गो फॉर कंप्लीटली फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज इट वुड बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट एज ऑफ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे हैं तो 4-5 महीने दे सकते हैं, हालांकि कोई 3 महीने भी रिकमेंड कर सकता, कोई 4 भी कर सकता। तो एज ऑफ नाउ समराइजिंग माय वर्ड्स, आई एम सेइंग फॉर नेक्स्ट 3.5 months or 4 months, start with your NCERTs, okay? Go through UPSC prelims PYQs, मेंस का जितना टॉपिक बेसिक टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं वो कर लीजिए। नेक्स्ट 4 मंथ्स में अपना ऑप्शनल का पढ़ लीजिए, जितना आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप पूरा नहीं कर पाएंगे, जितना कर सकते हैं वो कर लीजिए, और थोड़ा आंसर्स लिख लीजिए। तो इसी दौरान आपका कुछ कमांड प्रीलिम्स पे भी हो जाएगा, और जैसे ही जनवरी टर्न अप हो, आप अपना जितना टाइम चाहें यू कैन डिवोट दैट टू प्रीलिम्स। By doing this, you will be able to hopefully do well in the prelims, and also you will have some idea of men's, so that you can do well in the men's also. सर I hope the question is answered. Thank you. एनसीईआरटी सर कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब हर एक 6 से करनी स्टार्ट, या मतलब Actually नहीं, ठीक है, very good question. We already have put a booklet in the group. आप ग्रुप में एक बार सर्च कर लीजिए एनसीईआरटी की कौन से क्लास की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, वो हमने डाला हुआ है ताबिश। ठीक है सर, थैंक यू। Sir, this is Shruti. Okay, First Shruti. of all, I want to thank you for giving me an opportunity to address my query. Actually, I have a doubt regarding what Masoom sir has said about newspapers. Okay, so I actually diligently, I was like very. I read newspapers and I make certain notes out of it. Now the problem comes for me is, for example, there's an editorial, and in that editorial, if there are topics, like if there is an editorial by a certain secretary and he has given certain schemes which are working out in the favor of India, okay, altogether. So how to actually make a note of that? Like I have what I do is I just take the whole cutout of that newspaper, hard copy or sometimes even soft copy, and put it in Evernote, and then tag it to, for example, skill or Okay. education or a women, okay. But the point here is it's actually not working out. So there are many editorials which have various dimensions to it, okay. So just note making for me is a problem regarding the newspaper. Other than that, it's going good right now. Okay, Masoom sir, are you there?
हेलो श्रुति। Yeah, sir, I देखिए can hear ये you. दैट इज द डाउट जो सबको रहता है कि कैसे नोट्स बनाएं। ठीक है, ये मेरे साथ भी चैलेंज होता था। अगर जो एवरनोट में बना रहे हैं आप एग्जांपल, तो आप एजुकेशन पे बना रहे हैं, अज्यूम करें आपने सेक्शन डिवाइड कर दिया हुआ है कि एजुकेशन है या हेल्थ है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप डोंट लाइक आप ना उसमें कटआउट जो न्यूज़पेपर जो कटआउट होते हैं, कटआउट उनको मत लगाइए। ठीक है, उनसे ज़्यादा फायदा होगा नहीं एक्चुअली। आप क्या होगा बाद में दोबारा सेम चीज़ को आप पढ़ेंगे नहीं, कई बार ऐसा होता है। तो जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप, उसमें 2-3 पॉइंट होगा सेम टॉपिक के ऊपर, वो निकाल के बस ऐड कर दें उसमें, बस इतना ही मैं बोलूँगा। इवन मैं ज़्यादातर ऐसे ही करता था। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस रिलेशनशिप पर है, कोई आर्टिकल आया तो आई हैव Okay. आईआर के नोट्स अलग हैं एक्चुअली। इंडिया यूएस का सेक्शन है, इंडिया बाकी कंट्री का अलग-अलग सेक्शन मैंने रखा हुआ है, 2-3 पेज छोड़ रखे हैं सबके लिए। तो आप जो Okay. भी पॉइंट्स आते हैं उसमें कि फॉर एग्जांपल कि पॉजिटिव, कुछ चैलेंजेस, जो अलग बीच में से लाइन डिवाइड कर रखा है। एक साइड मैं पॉजिटिव लिखता था और एक साइड चैलेंजेस लिखता था कि हाँ ये इश्यूज है हमारे और ये अच्छी चीजें हो रही है हमारे साथ। तो आई यूज्ड टू राइट ऑल द, आज आर्टिकल आया, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि चीजें रिपीट होने स्टार्ट हो जाती है, तो आपको बस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लगता है कि सफिशिएंट है कोई भी आंसर लिखने के लिए, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल नया ही डायमेंशन आ गया रिलेशनशिप में, देन यू शुड राइट द पॉइंट्स। अदरवाइज कुछ नहीं होता, उस आर्टिकल को आप छोड़ सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप लिखना स्टार्ट करें, धीरे 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 होगा कि 3-4 महीने में आपके पास बहुत कम कंटेंट बचेगा सेम आर्टिकल के ऊपर। ठीक है। ओके ओके गॉट इट। तो अगर फॉर एग्जांपल एक स्कीम आ रहा है और वो स्कीम का कोई डेटा है, तो मैं वो स्कीम का जैसे एजुकेशन में भी डाल दूं, फार्मर से रिलेटेड है मैं आपको एक जैसे एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। आपने ओके नेशनल हाँ एजुकेशन पॉलिसी लिखा, कुछ उसके पॉइंट्स थे। जब मैं पढ़ रहा था मैं बताता हूँ, तो उसके बेसिक सबसे पहला बेसिक क्या होगा कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ दैट पॉलिसी। सबसे जो बेसिक होगा वो आप लिख देंगे। राइट तो कल को किसी आर्टिकल में ये आया कि भाई वो क्यों जरूरत था, व्हाई एनईपी इज रिक्वायर्ड, तो वो भी कुछ पॉइंट लिख दिया। फिर मैंने पढ़ा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल ग्राउंड का जो कंडीशंस है, छोटा नहीं भी होगा तभी भी कुछ कुछ स्कूल्स को परमिशन मिल सकती है, तो दैट इज अ डिफरेंट डायमेंशन। तो आपने वहां पर एक इशू में वो चीज लिख दिया। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग आर्टिकल्स जो होंगे पूरे एक इशू पे ही आ सकता है, तो इश्यूज के पूरे नोट्स नहीं बनाने, उसमें से आपको एक डायमेंशन मिलना है, बस उसका 1-2 लाइन में आपने उसको ऐड कर देना है बस। ओके ओके समवट क्लियर सर, थैंक ठीक, यू। थैंक Rafi is there, I guess. Rafi, please go ahead. हेलो। जी बताएं। हाँ सर, रीडिंग सेकंड टाइम एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रम बट कंफ्यूज रिलेटेड टू नोट मेकिंग, हाउ टू मेक बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो बोथ इन वन नोट। प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ कर पाना एक्चुअल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा भी नहीं कि आप दोनों को एक साथ करें। ठीक है। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स का हमने कई बार जिक्र किया, या डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स पे, जो कोई चीज़ प्रीलिम्स की है ना, एक वन लाइनर, वो एक अलग तरीके से, उसके लिए एक अलग अप्रोच चाहिए और अलग टाइम पे चाहिए। और मेंस के लिए जैसा अभी आपको डीपीएसपीज है, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम्स ला रखी है, मनरेगा है या और राइट टू एजुकेशन वगैरह चीज़ें हैं, हमने उधर से ड्राइव कर रहे हैं हम। तो हम लोगों को उसके लिए एक अलग तरह की अप्रोच चाहिए होती है। आई वुड पर्सनली नॉट वांट यू टू मेक अ सिंगल नोट ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट दैट वुड बी मोर फिजिबल एंड मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। Okay, I think that's all for now. We'll address other things in the next